गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं PT 365, जो विजन 1 वर्षीय करंट अफेयर्स निकालती है। उसमें PCS ओरिएंटेड फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है और UPSC से रिलेटेड फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है, हम सभी को कवर करेंगे। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट जनरली स्टैटिक भी साथ साथ में हम रिकॉल कराएंगे। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर्स। जो एक तरफ से टॉपिक्स दिए गए हैं, 9 कैटेगरी हैं। उसमें मैंने पहला टॉपिक्स लिया है संविधान से संबंधित मुद्दे। उसमें ये न्यूज़ हैं, अगर आप डिटेल में देखें तो पहली न्यूज़ है निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण। दूसरे की बात करते हैं तो अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण दिया गया है। मूल ढांचे की अवधारणा है इसमें, और हम कहें समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दा आया है। धर्मांतरण विरोधी कानून से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई हैं। राजभाषा से रिलेटेड आया है। सहकारिता से रिलेटेड एक न्यूज़ है। प्रवासी भारतीय नागरिक, संविधान सभा, दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण और सरकारी अनुदान, राजद्रोह, और अगर हम बात करें तो पवित्र वस्तुओं का अनादर से रिलेटेड एक न्यूज आई है। और एक की बात करें विरोध प्रदर्शन का अधिकार, भूल जाने का अधिकार, आर्टिकल 311 चर्चा में है, और विदेशी अधिकरण। तो एक एक न्यूज हम आपको समझाते हैं इसमें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपको यहाँ से समझना चाहिए। जैसे पहली न्यूज की अगर हम बात करते हैं, निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि किस स्टेट ने ऐसा किया है। तो हरियाणा राज्य ने अभी 75% जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां होती हैं उनमें कहा कि हम 75% केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि कितना 75%, किस स्टेट ने ऐसा किया, हरियाणा। अब हमसे पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा करने वाला पहला राज्य हरियाणा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाला पहला राज्य हरियाणा नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, कर्नाटका ने, कुछ अदर स्टेटों ने भी ऐसा किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यह समझना है कि अभी हाल ही में किसने किया है, तो हरियाणा ने किया है। ये कब से लागू उसने किया, तो 15 जनवरी 2022 से लागू किया। अच्छा, ये न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है उसने इसे प्रतिबंधित कर दिया, उसने इस पर रोक लगा दी। तो हरियाणा सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो हमने आपको करंट में क्या इशू है ये पूरा समझा दिया। अब इसके बाद आपको समझना है क्या इससे रिलेटेड और कहीं पर, हाँ, तो मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ निवास जो है वो कंपलसरी कर रखा है कि वो सभी सरकारी नौकरियों में जो वहाँ के निवासी हैं उन्हीं को रोजगार देगा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था। अब हमें समझना है कि ऐसा स्टेट जो कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड का यूपी में भी कभी ऐसा हुआ है, तो हाँ, यूपी में भी हुआ था। 2019 में एक वैकेंसी आई थी, उसमें उसने कह दिया, अधीनस्थ जो सेवा आयोग होता है, चयन सेवा आयोग होता है, उसमें कि जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं केवल वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसा क्यों प्रतिबंध लगाया जाता, तो हमें समझना चाहिए। यहां से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है लोक अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में या कोई भी जो अवसर है उनमें सभी को समान अवसर मिलेगा। इसमें हम क्या कहते हैं, लोक अवसर की समानता। 16 क्लॉज 2 ये बात कहता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर कोई भेदभाव किया नहीं जाएगा। लेकिन आप समझने वाली बात यहां से है जो कॉन्सेप्चुअल है कि आर्टिकल 3 कहता है कि ये संसद निवास को शर्त बनाकर, यानी राज्य नहीं, संसद निवास की शर्तें लगाकर किसी के लिए ये आधार, मतलब ये कह सकती है कि पर्टिकुलर स्टेट के लोग ही पर्टिकुलर जॉब्स पाएंगे, यानी निवास के आधार पर संसद भेदभाव के लिए कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ तो राज्य कानून बना रहे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश ने कानून बना रखा है, यूपी ने जैसे पहला एक विस्तार किया था जो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ आप देख रहे हैं कि हरियाणा कर रहा है। तो ये बात समझने वाली है कि ये संविधान के आधार पर सही नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब अगर समझना चाहें तो हम आगे की बातें समझ सकते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ये कहते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं। अगर हम 16 क्लॉज 5 में कहें तो इसमें भी उनके लिए बातें की जा रही हैं। तो हमें यहाँ से समझने की बातें हैं कि एक तो निवास शर्तें कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, ना कि राज्य कर सकते हैं। और इसी की वजह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहां पर क्या कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए देश की एकता और अखंडता के लिए ये गलत है। देखिए, हम लोग डिफरेंट जाति के, डिफरेंट धर्म के,
विविधताओं से भरे हैं, डिफरेंट राज्य के हो सकते हैं, लेकिन भारत में एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो दुनिया में हम लोग भारत के केवल नागरिक हैं, ना कि राज्यों के नागरिक हैं। और उसमें अनुच्छेद 19 ये कहता है कि कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी वृत्ति कर सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं। अगर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होगा तो देश की एकता अखंडता को क्या पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा। तो हमें समझना है एक सिंपल सी न्यूज कि हरियाणा ने हाल ही में 75% रिजर्वेशन देने की बात की, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोका है। और ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के आधार को बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें यह लिखा है कि उसके लिए संसद कानून बना सकती है, ना कि राज्य कानून बना सकता है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना लाजमी है, लगाया है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सही है, या हम कहें हाई कोर्ट ने। तो पहली न्यूज ये है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज की। दूसरी न्यूज ये कहते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उपवर्गीकरण। आपको पता है अन्य पिछड़ा वर्ग को अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, ओबीसी। इसके लिए आपने सुना होगा कि 27% रिजर्वेशन दिया गया है। इसकी इतिहास क्या है अभी हम संक्षेप में आपको रिकॉल कराएंगे। इसके लिए अभी एक आयोग गठित किया गया है जो हमें जी रोहिणी आयोग, जो हमें करंट से रिलेटेड है, वो हम यहां पर समझ लेते हैं। आयोग का नाम क्या है? जी रोहिणी आयोग। और इस आयोग ने यह कहा है कि इसमें ओबीसी में बहुत, आपको पता है 52% पॉपुलेशन आती है, बहुत सी कास्ट आती हैं, तो उसमें कुछ कास्ट पर्टिकुलर ही हैं जो रिजर्वेशन का फायदा लेती चली जा रही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उसने कहा कि इसे कैटेगराइज कर दिया जाए। एक 2% की श्रेणी बना दी, एक 6% की बना दी, एक 9% की बना दी और एक 10% की बना दी। यानी पर्टिकुलर कास्ट को केवल 2% रिजर्वेशन दिया जाए। ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन, यानी ओवरऑल ओबीसी को तो 27% मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ कास्ट को केवल 2% रिजर्वेशन, कुछ कास्ट को बोला 6% और कुछ को 9 और कुछ को 10% रिजर्वेशन की बात। तो हमें क्या समझना है, किस आयोग की सिफारिश है? जी रोहिणी आयोग की सिफारिश। और उसने ये 4 कैटेगरी है, ये 4 कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। ओवरऑल रिजर्वेशन कितना है? 27%। अब हमें समझना है कि इससे पहले क्या कुछ हुआ, तो हमें समझना है एक 1953 का स्टेटिंग हम रिकॉल करा रहे हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था काका कालेकर की अध्यक्षता में। कब गठित हुआ था? 1953 में। दूसरा हमें याद रखना है 1979, जिसमें बीपी मंडल आयोग गठित हुआ। मैंने डिटेल में ये चीजें समझाई हैं कि 1953 में जो आयोग गठित हुआ था प्रथम काका कालेकर, उसकी सिफारिश से राष्ट्रपति ने मानने से इनकार कर दिया था या प्रधानमंत्री ने तात्कालिक रूप से लागू नहीं किया था। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें बीपी मंडल में, बीपी मंडल ने जो रिजर्वेशन की सिफारिश की 27%, वही रिजर्वेशन लागू हुआ कब? 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया था। इसी की लाजमी पर नरसिम्हा राव ने 1991 में ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन लागू किया, जिसे इंदिरा सहनी मामले में अवैध घोषित किया गया। तो हमें समझना है यहां पर इंदिरा सहनी मामला क्या है। तो इंदिरा सहनी मामले ने बताया था कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, बैकलॉग को बैकलॉग में फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट लागू ना किया जाए। अगर आप ये सब चीजें समझना चाहते हैं तो इन्हें मैंने बहुत डिटेल में मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में समझा रखा है। ठीक है, तो यहां मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेल में बात करेंगे तो ये बहुत लंबा खींचाएगा। ठीक है, तो यहां 1953 समझना है, 1979 समझना है, और कब इंप्लीमेंट हुआ? 1990 में। किसने किया? बीपी सिंह ने किया। फिर नरसिम्हा राव ने ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रिजर्वेशन दिया था? 10%। ये बात यहां भी समझने वाली है। तो ये मैंने आपको यहां तक बताई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसी से रिलेटेड हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। पिछड़े वर्ग पर कुछ अभी डेवलपमेंट हाल में और हुए हैं। जैसे हमें पता है कि आर्टिकल 340 में यह कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है। जैसे जी रोहिणी आयोग अगर पूछा जाए कि किस आधार पर गठित किया गया, तो आर्टिकल 340 से प्रेरित है। ये क्या करता है? ये जांच करता है कि पिछड़े वर्ग की स्थिति क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर स्थिति क्या है। लेकिन एक आपने और सुना होगा कि 2017-18 में 102वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत 338 क्लॉज बी जोड़ा गया। उसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या करता है? ये परमानेंट आयोग और कमेटी में यही अंतर होता है कि आयोग, आपको पता, कमीशन जो होता है वो परमानेंट बॉडी होती है और कमेटी जो होती है वो अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। तो आयोग जो 338 के तहत गठित हुआ, ये क्या कहता है? ये जांच ये करता है कि इनके खिलाफ कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है, इन्हें जो आरक्षण दिया गया है क्या वो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ये काम कौन करता है? अनुच्छेद 338 के तहत। अब एक बात और समझनी है, आर्टिकल 342 क्लॉज ए के तहत इसमें 2 बातें कही गई।
कोई जाति पिछड़ी वर्ग में आएगी या नहीं आएगी ये कौन निर्धारित करता है? तो ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और कौन कर सकता है? और कर सकती है संसद इसे निर्धारित, ठीक है। और हाल ही में ये परिवर्तन किया गया है कि जातियों को कौन किस कैटेगरी में रखी जाएगी, ये पावर स्टेट को केंद्र ने ट्रांसफर की है। तो यहां आपको अभी भी समझना, संवैधानिक रूप से प्रोविजन यही है कि कोई जाति ओबीसी होगी या नहीं होगी इसे राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और इसमें चेंज कौन कर सकता है? संसद। सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा आरक्षण का केस चल रहा था उसमें एक जजमेंट दिया और उसने कहा कि ये पावर केवल किसके पास रहनी चाहिए? प्रेसिडेंट के पास रहनी चाहिए। ये पावर हमें किसे नहीं देनी चाहिए? संसद को देनी नहीं चाहिए। तो हमने कौन कौन सी बातें आपको यहां बताई? आर्टिकल 340 डिस्कस किया, आर्टिकल 338B और 342A डिस्कस किया। प्रथम आयोग जो पिछड़ा वर्ग था काका कालेकर हमने बताया, बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बताया, हाल ही में गठित जी रोहिणी आयोग के बारे में भी हमने जिक्र किया। इतना ही डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का भी और उसका, तो आपको इतनी ही बातें यहां तक समझनी है, ठीक है। अब आगे जो हम बात करेंगे अगली न्यूज पर बात करेंगे। जो अगली न्यूज हमारी है मूल ढांचे की अवधारणा को लेकर। पहले तो हम ये समझाते हैं कि मूल ढांचा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं, मूल ढांचे की अवधारणा कहां से विकसित हुई और क्या है। तो समझने वाली बात है मूल ढांचे की अवधारणा। मूल ढांचे की अवधारणा यहां से समझें। एक प्रश्न यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि क्या यह संविधान में परिभाषित है? तो हम कहेंगे यह परिभाषित नहीं है आज भी। तो कौन परिभाषित करता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर परिभाषित करेंगे और कई जजमेंटों में उसने परिभाषित भी किया है, कहा कि ये संविधान का मूल ढांचा है और ये नहीं, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा विकास बताते हैं कि ये विकसित कैसे हुआ। तो विकास या इसका इतिहास समझेंगे। जब हम लोग स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात ही आपको पता फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी या हम कहें अदर चीजें इंप्लीमेंट हो गई, ठीक। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जमींदारी व्यवस्था चलती थी, भूमि उन्मूलन चलता था, हदबंदी ऐसी चीजें चलती थी। तो जमींदारी को समाप्त करने के लिए नेहरू एक प्रधानमंत्री जो थे वो एक कानून लेकर आए, उसे हम कहते प्रथम संविधान संशोधन उन्होंने किया जमींदारी या भूमि उन्मूलन को मिटाने के लिए। उसी की समय पर एक मामला आया जिसका नाम है शंकरी प्रसाद मामला। क्या नाम है? शंकरी प्रसाद मामला। हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए कहानी पर नहीं। इसके तहत उन्होंने एक अनुच्छेद जोड़ा जिसे हम कहते हैं 31 का, और इसी के तहत 31 का के तहत एक नवी अनुसूची जोड़ी और कहा कि इसके तहत हम जो भी कानून रख देंगे, मतलब पहले 31 उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन लाए, उसके तहत 31 का को जोड़ा और उसमें नवी अनुसूची जोड़ी, और नवी अनुसूची में प्रोविजन कर दिया कि इसके तहत रखे कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो ये बात के लिए ही मामला कौन सा आया? शंकरी प्रसाद मामला। तो उससे पूछा गया कि क्या फंडामेंटल राइट में संसद संशोधन कर सकती है? तो उसने जजमेंट अंततः यही दिया कि हाँ, फंडामेंटल राइट में संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। इसके बाद सज्जन सिंह मामला आया। सज्जन सिंह मामले में भी सेम जजमेंट रिपीट हुआ कि हाँ, फंडामेंटल राइट में संसद संशोधन 368 के तहत कर सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, यहां तक तो सब ठीक था। लेकिन अगला जो मामला आया वो गोलकनाथ मामला। एक मामला आया है जिसका नाम है गोलकनाथ मामला 1967। गोलकनाथ मामला। इस मामले में यह कहा कि जो विधि शब्द है इसके अंतर्गत संशोधन भी आते हैं, क्योंकि आर्टिकल में लिखा है 13 में कि संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करे। यानी अगर हम बहुत आम भाषा में कहना चाहें तो गोलकनाथ मामले में यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। और ये किसके, आपको बता, इसी मामले की सुनवाई की वजह से जब ये जजमेंट दे दिया तो वो लोग लेकर आए 24वां संविधान संशोधन, और इन्होंने कहा कि 368 के तहत संसद संशोधन कर सकती है, चाहे अनुच्छेद 14 और 19 और 31 का उल्लंघन भी हो रहा। बस समझ में। तो ये 24वें संविधान संशोधन में प्रोविजन किया गया। फिर 25वें संविधान संशोधन आया तो उसमें यह कहा गया, एक मुआवजा शब्द था, उसकी जगह पर रकम शब्द यूज किया गया।
पहले क्या होता था कि सरकार को पैसा देना पड़ता था किसी की अगर भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं, तो रकम में क्या कहा कि अब सरकारी प्रतिभूति या अदर किसी भी रूप में दे सकती है, जरूरी नहीं कि बाजारी मूल्य के बराबर सरकार पैसा देगी, इस तरीके का कोई चेंज कर दिया गया। मैंने फैक्चुअल केवल बता दिया है, हालांकि ये इससे रिलेट नहीं करेगा, 24 वाला ही कंटिन्यू जाएगा, लेकिन 25वां साथ में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब 24वें में जब ये बात कह दी गई कि 14, 19 और 31 पर वरीयता मिलेगी, उसका उल्लंघन करते समय भी ऐसा हो जाएगा, इसी को सही या हम कहें जजमेंट के लिए आया हमारे पास एक मामला जिसका नाम है केशवानंद भारती मामला। और इस केशवानंद भारती मामले में ये कहा कि हाँ, संसद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो यहीं से विकसित हो गई मूल ढांचे की अवधारणा। अब हमसे पूछा जाता है सामान्यतः कि मूल ढांचे में क्या क्या आता है। जितने मेजर प्रोविजन हैं वो सभी मूल ढांचे में आते हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, देश की एकता और अखंडता, निष्पक्ष न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, या हम कहें कि संसदीय व्यवस्था, या हम कहें समानता का सिद्धांत, ऐसी चीजें जो मेजर हैं जिनकी वजह से, जिस पर हम कहें कि हमारे पूरे संसदीय प्रणाली की या भारत की नींव रखी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, वो सभी किसमें आ जाते हैं? मूल ढांचे में। और इन्हें, इस लिस्ट को आप याद नहीं कर सकते, इसे विजुलाइज ही कर सकते, मल्टीपल टाइम आप पढ़ें और विजुलाइज करेंगे तो मूल ढांचा आपको समझ में आ जाएगा। फिर मूल ढांचे की इसी अवधारणा को समाप्त करने के लिए 42वां संविधान संशोधन लाया गया और उसमें यह कहा गया कि डीपीएसपी को सभी मूल अधिकारों पर वरीयता है, यानी सरकार कोई भी विधि ला सकती है, कोई भी कहीं भी संशोधन कर सकती है, ऐसी बातें बोली गई। उसी को संतुलित करने के लिए हमारे यहाँ एक मामला आया था, मिनर्वा मिल्स मामला, और उसमें इस चीज को निरस्त किया गया। बात समझ गए? अब मिनर्वा मिल्स बाद उसके बाद जो आया 52वां मामला 1981 में आया, उसमें भी इसी जजमेंट को रिपीट किया गया। यानी मूल ढांचे की अवधारणा की पुष्टि केशवानंद में हुई, मिनर्वा मिल्स में हुई और 52वां मामले में हुई। अब की ये तो होलो मामले में भी मूल ढांचे के बारे में कुछ बातें की गई हैं। तो इतनी बातें यहाँ से समझना है। हमने स्टैटिक आपको पूरा रिवाइज कराया है कि क्या है। तो मूल ढांचे की अवधारणा चर्चा में थी, मैंने उसे आपको समझाया। यहाँ तक अगर हमने देखें तो हमने 3 मेजर न्यूज को कवर किया है। अब समान नागरिक संहिता, ये कुछ छोटी छोटी न्यूज है, ये बहुत न्यूज में रहता है। हमें पता है हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता समझिए क्या? हमारे यहाँ कुछ ऐसे जो पारिवारिक मामले होते हैं, जैसे विवाह, दहेज, तलाक, इनसे संबंधित जो मामले होते हैं वो धर्म के आधार पर डील हो रहे हैं। जैसे इस्लाम के लिए अलग कानून है, ईसाईयत के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, तो उसमें कहा जाता है कि सबके लिए समान हो। क्योंकि एक बात यहाँ से समझिए कि सबसे पहले सब लोग मनुष्य हैं, उसके बाद क्या है पुरुष, और अगर हम बात करें स्त्री हैं, और उसके बाद हम लोग धर्मों में परिवर्तित होते हैं। तो किसी को इस आधार पर भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। पूछा कुछ फैक्चुअल डेटा की बात करें, क्या भारत में किसी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है, ठीक है, अन्य किसी राज्य में लागू नहीं। ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1840 में लक्सी लॉकी करके एक व्यक्ति था, उसने इसे प्रस्तुत किया था। हालांकि उसने उस समय यह कह दिया था हिंदू और मुस्लिम के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि वो भारत में बाकी के लिए लागू करने की बात कर रहा था। लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1840 में। फिर 1941 में बी.एन. राव समिति ने इसी पर चर्चा की। तो बी.एन. राव समिति का किससे संबंध है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। कब समिति इसकी बनी थी? 1941 में बनी थी। तो इतनी बातें यहाँ हमें याद रखना है कि किस आर्टिकल में, आर्टिकल 44 में है। किससे संबंधित होते हैं? जो पारिवारिक विषय होते हैं, जैसे संपत्ति का उत्तराधिकार से रिलेटेड हो गया, परिवार में जो विवाह जैसे विषय हैं उनसे संबंधित हो गया। और इसमें क्या है, अगर हम कहें तो उनके लिए सब धर्म को आधार बनाकर नहीं, सबके लिए समान कानून हो, ऐसी बातें की गई। ठीक, तो ये बात यहां से समझना है। इस न्यूज में केवल इतनी बातें आपको जाननी है। अब अगर हम बात करें, अगला जो कानून है हमारा धर्मांतरण विरोधी कानून। ठीक, धर्मांतरण विरोधी कानून। ठीक, इसमें क्या है? धर्म परिवर्तन के लिए कुछ स्टेट में कानून आ रहे हैं। जैसे हाल में भी कहां आया है, क्यों चर्चा में? कर्नाटक में। क्या कर्नाटक में ही केवल आया? नहीं, ऐसे 9 से अधिक राज्यों में यह कानून आ चुका है। 9 से अधिक राज्यों में आ चुका है। यूपी में भी आ चुका है। ठीक, क्या है कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक, तो एक पूछा जाए कि धर्मांतरण क्या मूल अधिकार है? तो नहीं। पहली बात, जो हम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट उन पर बात करते हैं, धर्मांतरण क्या मूल अधिकार है? तो नहीं। फिर पूछा जाए कि ये किसे सौंप दिया गया? अब ये राज्य सूची का विषय बना दिया गया है, पहले ये संघ सूची का विषय था। यानी धर्मांतरण से संबंधित कानून बनाना पहले केंद्र सूची का विषय था, अब इसे किसे ट्रांसफर कर दिया है? राज्य सूची का। इसीलिए हाल में आपने देखा कई राज्यों ने इससे संबंधित कानून बनाए। पूछा जाता है पहला कानून किसने बनाया? तो 1977 में मध्य प्रदेश ने बनाया। फिर किसने बनाया? तो महाराष्ट्र ने बनाया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं। फिर इससे रिलेटेड कुछ मामले हैं, जैसे सरला मृदुल मामला ये कहता है क्या है कि बहु विवाह,
बहु विवाह करने के लिए कुछ लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में एकल विवाह का प्रावधान है और इस्लाम धर्म में आप एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। तो कहा कि उसके लिए मामला कि बहु विवाह के लिए अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो दंडनीय अपराध होगा। लता सिंह मामले में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को, जैसे मान लीजिए उसने इंटर रिलीजन विवाह कर लिया और फिर उसके बाद वो धर्म परिवर्तन के लिए धमकियां दे रहा है या उसके साथ किसी भी तरीके का हिंसा कर रहा है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यमचंद्र बनाम मामले में भी इसी तरीके की लता सिंह मामले में और दंड को कठोर करने की बातें की गई हैं, जो लता सिंह मामले में पुष्टि की गई। तो सिला मृदुल मामला बहुविवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं होगा, उसे के बारे में प्रोविजन कर रहा है, और ये कठोर दंड लता सिंह मामला यमचंद्र बनाम कर रहा है। तो 3 मामले अगर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। राजभाषा क्या है आपको पता है, जिसमें हमारे सभी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा। जैसे भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। अगर उत्तर प्रदेश की राजभाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू 2 को मिला है, जिसमें भी प्रशासनिक कार्य संपन्न हो उसे हम क्या कहते थे, राजभाषा कहते हैं। तो तुलु जो है वो राजभाषा की मांग कर रहा है, तुलु भाषा, तुलु, ठीक है। तुलु कहाँ आपको पता, कर्नाटक के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है। तो हमें थोड़ी सी समझ लेना है कि राजभाषा, जैसे संघ की राजभाषा हिंदी 343 आर्टिकल में, उसके लिए 344 में आयोग के गठन की बातें की गई, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये बातें समझनी है। हमें कुछ इसमें अनुसूची भी समझ लेनी है कि जैसे 8वीं अनुसूची में हमारे यहाँ किसकी बातें की गई, भाषा के बारे में बातें की। तो मूल में कितनी थी, 14 थी, और कितनी है, 22 है। तो इसमें कुछ संशोधन पूछे जाते हैं। जैसे 21वें संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। 71वें संशोधन के लिए हम एक ट्रिक बताया करते हैं, नमक, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। नमक मतलब ना से नेपाली, और माँ से मणिपुरी, और का से कोंकणी। ऐसे ही 92वां संविधान संशोधन के लिए हम ट्रिक आपको पढ़ाया करते हैं, वस्टडम। वस्टडम का मतलब है बी से बोडो, यस से संथाली, डी से डोगरी, और माँ से मैथिली। तो ये भी यहाँ पर हमें समझने वाली बातें, ठीक है। तो यहां तक अगर हम देखें तो हमने ये कुछ न्यूज़ आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक। अब हमें समझना है सहकारिता के बारे में। देखिए सहकारिता क्या होता है कि जब समान लक्ष्य और समान हित के लोग आपस में मिलकर काम करने लगते हैं तो उसे हम कोऑपरेटिव या सहकारिता कहते हैं। हाल ही में न्यूज इसलिए है कि सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। कौन से मंत्रालय का गठन किया, सहकारिता। अब हमें समझना है कि इसके लिए क्या हमारे प्रोविजन, तो 97th अमेंडमेंट हुआ 2011 में, जिसमें इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया, तो भाग 9B में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया, 9। कई आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में इसका प्रोविजन है, 43B में इसका प्रोविजन है, ठीक है। तो कब हमने किस संविधान संशोधन द्वारा, 97वें संविधान संशोधन द्वारा, कब, 2011 में। किस भाग में रखा गया है, 9B में रखा गया। किस आर्टिकल्स में, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में, और किसमें, 43B में रखा गया। तो हमें इतनी बातें याद रखनी है सहकारिता मंत्रालय से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय नागरिक, ठीक। तो प्रवासी भारतीय नागरिक को OCI में डिफरेंस पूछा जाता है। NRI इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट में। NRI हमारे ही एक नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य से या नौकरियों के उद्देश्य से विदेशों में रहते हैं। तो उन्हें वही सब अधिकार मिलते हैं जो यहाँ के नागरिक को मिलते हैं, कोई भी डिफरेंस इनमें नहीं होता। अब OCI के बारे में अगर आपको जानना है तो सभी आर्थिक और सामाजिक अधिकार किसे हम दे देते हैं, OCI को दे देते हैं। कोई भी OCI यहाँ 5 वर्ष अगर से रह रहा है और आवेदन करने से पूर्व 12 माह रह रहा है तो OCI धारक क्या कर सकता है, भारत की सिटीजनशिप ले सकता है। तो इतनी बातें यहाँ से समझ। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी संविधान सभा के बारे में, ठीक। संविधान सभा वाली न्यूज चर्चा में इसलिए है क्योंकि 75 वर्ष 2021 में उसके हुए हैं, ठीक। वर्षगांठ 75वीं मनाई गई, तो इसलिए हमें यहाँ से समझना संविधान सभा, ठीक। यहीं पर हम समझते हैं संविधान सभा। कुछ इंपॉर्टेंट संविधान सभा के बारे में, जिसे 1924 में कहा जाता है कि स्वराज्य पार्टी ने सबसे पहले इसकी चर्चा की। 1934 में एक व्यक्ति हैं MM रॉय। 1934 में एक व्यक्ति का नाम क्या है, MM रॉय। MM रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी। ध्यान से समझते जाइए, सब चीजें मैंने पढ़ाई हैं, आप रिकॉल कर लीजिए। 1935 में उस समय की जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, हम यहाँ नेशनल इंडियन कांग्रेस की बात करते हैं, उसने आधिकारिक रूप से मांग रखी। 1938 में नेहरू ने एक स्पीच में यह कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा चुनी जाएगी, ये बात बोली। अब फिर अगर हम बात करते हैं तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया, जैसे अगस्त प्रस्ताव हमने कहा। 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत संविधान बनाने के लिए एक प्रोविजन भी लाया गया, लेकिन उसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। 1946 में हमने कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया।
और गठन इसमें किस आधार पर किया, कहा कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का वो करेगा प्रतिनिधित्व, तो 10 लाख का। पूरे समाज को 3 समुदाय में बांटा था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। बात समझ रहे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। और साथ में हमने कहा कि कैसे कैसे चुना जाएगा, तो दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुना। अप्रत्यक्ष रूप से किसे चुना, जो ब्रिटिश प्रोविंस के लोग थे। जैसे 296 लोगों को निर्वाचित किया गया। जो देसी रियासत से 93 लोग चुने गए हैं, उन्हें हमने क्या किया, मनोनीत किया। हम कहें कि टोटल 389 कैंडिडेट हैं संविधान सभा में, 296 निर्वाचित कहां से हैं, ये ब्रिटिश प्रांत से। और अगर हम बात करें 93 जो हैं वो मनोनीत हैं, वो कहां से हैं, देसी रियासत से। लेकिन जब हम कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य ही बचे। उसमें 229 कहां से हैं, ब्रिटिश प्रांत से, और 70 सदस्य कहां से हैं, देसी रियासत से। तो ये बातें भी यहां तक समझने वाली हैं। फिर हम अगर बात करें तो कुछ संविधान की और भी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर उन्हें आप रिवाइज करना चाहें तो जैसे कुछ डेट्स हैं। पहली डेट है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 211 सदस्यों ने भाग लिया। अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया। फिर अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था 11 दिसंबर 1946। इस दिन द्वितीय बैठक हुई और स्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी दिन आपको पता है संविधान जो सभा है उसका उपाध्यक्ष भी चुनेंगे एच.सी. मुखर्जी को। संवैधानिक सलाहकार चुना गया बी.एन. राव को। और अगर हम बात करें संसद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किसे, गणेश वासुदेव मावलंकर को या जी.वी. मावलंकर को। ये बात भी यहां तक समझे। फिर 13 दिसंबर को नेहरू ने आपको क्या प्रस्तुत कर दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और उसमें बताया कि भारत का संविधान कैसा होगा, एकता, अखंडता, संप्रभु होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतंत्र होगा। इस तरीके की कुछ बातें उन्होंने बताई और वो कहा कि हम लोगों को क्या क्या देंगे, वही अंततः जाके हमारी क्या बनेगा, प्रेम्बल बनेगा। इसी प्रस्ताव को हमने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ, 22 जनवरी 1947 को। फिर 29 अगस्त 1947 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई, और ड्राफ्ट कमेटी का नाम क्या, जिसका अध्यक्ष हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना। और इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं, 7 हैं। उसके लिए एक ट्रिक हम बता दें जो सदस्य अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने कई बार पढ़ाई भी है वैसे। ये ट्रिक ये है, भीम, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव जी के खेत पर मोहम्मद साहब को लेकर गए। भीम से क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गोपाल से गोपाल स्वामी अयंगर। कृष्ण से क्या है, कृष्णा स्वामी अय्यर। कन्हैया से के.एम. मुंशी। एम.एन. माधव, माधव से क्या है, एम.एन. माधव। खेत से डी.पी. खेतान। मोहम्मद साहब से है मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, तो ये हमें आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो 7 सदस्य आपको मिल जाएंगे अध्यक्ष से। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। कौन छूट गया, अच्छा ये भी छूट गए थे, ये 7 में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 7 सदस्य हैं जिनके अक्सर नाम, अक्सर इसमें प्रश्न ऐसा बनता है कि कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका सदस्य बना देते हैं, कभी गांधी जी को इसका सदस्य बना देते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी सबसे बड़ी और सबसे अहम कमेटी आपको समझते हैं, तो इसकी वजह से इसके सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं। फिर संविधान सभा की अगर हम बात करें तो कुछ और बातें हम जल्द समझ लें। कितने में हमारा बना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। कुछ डेटों की अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या कर लिया गया था, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित कर लिया गया। फिर 24 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, इस दिन हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को एक्सेप्ट किया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया। इसी दिन अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की और इस पर 284 लोगों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया। ठीक, अगर हम बात करें उसके अलावा फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इस तरीके से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए खर्च हुआ, 11 सेशन हुए, 114 दिन बैठकें हुई। ये बातें सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के स्टेटिक मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ये अब हम समझते हैं छोटी छोटी न्यूज है, दिव्यांग जनों के लिए पदोन्नति। ठीक है, पहली बात ये समझना, दिव्यांग कहा गया है कि जिसका 40% शरीर काम नहीं करेगा उसी को दिव्यांग माना जाएगा। दूसरा है कि इनके लिए 4% क्या दिया गया है, रिजर्वेशन। 2 फैक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें कुछ मामले हैं, जैसे सिद्धू राज मामला ये है।
इस सिद्धू राज मामले में क्या कहा गया, नेशनल ऑफ ब्लाइंड केस एक है और राजीव गुप्ता एक है। तो इसमें सिद्धू राज मामले में यह कहा गया कि इन्हें केवल रिजर्वेशन नौकरियों में नहीं मिलेगा, इन्हें पदोन्नति में भी रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे एससी एसटी को पदोन्नति में भी रिजर्वेशन मिलता है, ऐसे इसी तरीके नेशनल ऑफ ब्लाइंड में कहा कि इनका जो रिजर्वेशन देखा जाएगा वो हर स्तर पर देखा जाएगा, ABCD। जैसे ए ग्रुप में 4%, बी ग्रुप में 4%। अब आपको पता है 4 समूह की नौकरियां होती हैं, एक में जो बड़ी सर्विसेज होती हैं, फिर बी, फिर सी और डी। कहा कि हर स्तर पर 4% रिजर्वेशन होगा। फिर कहा गया ए और बी में तो खासकर राजीव गुप्ता मामले में कहा गया देखा जाएगा। बस समझ। तो इस तरीके की बातें रखी गई हैं किसमें, दिव्यांग जनों के लिए। तो हमें समझना है 40% और क्या 4%। सिद्धू राज मामला जरूर याद रखना कि पदोन्नति में भी रिजर्वेशन की बातें की गई हैं, किसके लिए, दिव्यांग जनों के लिए। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो अगली हमारी है सरकारी अनुदान। ये न्यूज एक लाइन की है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। कहा जाता है कि सरकारी अनुदान, जैसे आपको पता है सरकार जो है अपनी इच्छा से कुछ इंस्टीट्यूट को फंडिंग करती है कि आप उनकी ग्रोथ हो। तो कहा गया है कि क्या ये सरकार इसके लिए बाध्य है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सरकार इसके लिए बाध्य नहीं। जैसे अल्पसंख्यक के लिए कहा गया है कि आर्टिकल 30 में कि अल्पसंख्यकों को फंडिंग करते समय कोई भेदभाव नहीं करेगी सरकार। सही बात है, अल्पसंख्यक आप जानते हैं धार्मिक और भाषा के आधार पर हमारे अल्पसंख्यक तय किए गए, तो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि उन्हें फंडिंग करेगा ही करेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सरकारी अनुदान सरकार की किस पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार इसके लिए बाध्य किसी को फंड करने के लिए नहीं। यानी किस लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ उतने रिसोर्सेस नहीं हैं जितनी हमारे यहाँ पॉपुलेशन या मांग है। बस समझ, तो इसकी चक्कर में अब हम राजद्रोह की बात करें तो इसकी धारा अक्सर पूछी जाती है 124 क्लॉज ए। राजद्रोह कब होगा, कोई भी ऐसी जो हमारे देश की एकता अखंडता के विरुद्ध कोई बोले या किसी की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाए, जो देश की एकता अखंडता मतलब दो समूहों में वो विद्रोह पैदा करा दे, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, राजद्रोह। तो हमें धारा याद रखनी है, कौन सी धारा, 124। कुछ मामले हैं लेकिन उन्हें हमें याद रखनी। ये बहुत ज्यादा चल रहा है। पंजाब सरकार ने एक ईसा निंदा करके एक्ट पारित किया है, तो उसमें कहा पवित्र वस्तुओं का अनादर। पवित्र वस्तुओं, उसमें 4 धर्म ग्रंथ हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनका कोई अनादर करे तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। वो कैसे भी करे, चाहे बोल कर करे, चाहे चित्र बनाकर करे, और चाहे आपको पता है अदर तरीके से करे, किसी भी आधार पर अगर उनका अनादर करेगा तो आपको याद रखना है कि पंजाब सरकार का है, पहली बात। और दूसरी बात है उनका अनादर नहीं करना। उसके बाद अगर फिर हम बात करें तो कहा विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट है, बट पीसफुली किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, बिना हथियार। और हम भाषण आषण भी इसमें दे सकते हैं। कारण क्या कहा जाता है, कि लोकतंत्र को ये सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। कहां पर है, तो ये आर्टिकल 19 में है। अगर पूछा जाए कि किसके तहत मौलिक अधिकार है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है। अब हम बात करते हैं भूल जाने का अधिकार। जैसे आपको देखिए, आप ऑनलाइन आजकल सबका डेटा अवेलेबल होता है, और उस ऑनलाइन डेटा अगर किसी का कुछ अपलोड हो गया, कुछ किसी ने गलतियां की हैं उनकी बेसिस पर, अगर उसे एक बार हटा दिया गया है, तो इसी को हमने उसे हटाने को ही क्या कहा गया, भूल जाने का अधिकार। भूल जाने का अधिकार भी जब फंडामेंटल राइट कंसीडर किया गया। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 300, अभी देखिए क्या हुआ है, ये बहुत एक जम्मू कश्मीर में एक शिक्षक को उसकी बिना जांच के हटा दिया गया। आर्टिकल 311(2) ये कहता है किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना जांच के उसके पद से हटाया नहीं जाएगा। समझे? तो इसलिए ये चर्चा में है 311(2). तो आपको याद रखना है, कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना जांच के उसके पद से हटाया नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सरकारी नौकरी मिलना जितना कठिन है उतना ही जाना भी कठिन। ठीक, क्योंकि जांच का प्रोसीजर होता है। इसी में एक बात और याद रखना, 311(2) सब क्लॉज सी कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल ये कहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से इनकी जांच कराना ठीक नहीं है, तो उसे बिना जांच के भी हटाया जा सकता है। ठीक है। अब यह आखिरी न्यूज है विदेशी अधिकरण, इस टॉपिक की। विदेशी अधिकरण में क्या, आपको समझने वाली बात है। देखिए, हर स्टेट में कुछ विदेशी हमारे यहाँ भारत में मिलते हैं, जैसे बांग्लादेश के लोग कुछ आ गए हैं उस तरीके से। तो ये कहा जाता है कि उनके लिए एक ट्रिब्यूनल टाइप का बना दिया गया है, और उसमें उन्हें क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। उन पर फिर नजर रखी जाती है कि वो हमारे देश को किसी तरीके कोई क्षति पहुंचा ना दे। तो इसमें कुछ चेंज किए गए। असम राज्य में विदेशी अधिकरण गठित किए गए। अभी गोरखाओं को लेकर कुछ न्यूज चल रही थी इसी को लेकर। तो हमें अब याद रखना, नया चेंज ये हो गया है कि अब जिलाधीश यानी डीएम को ये पावर दे दी गई है कि वो विदेशी अधिकरणों को क्या कर सकता है, किसी भी राज्य में गठन कर सकता है, और वही निर्धारित करेगा कि फला पर्टिकुलर व्यक्ति ये विदेशी है या नहीं।
यानी अब ये पावर किसे है, डीएम को दी गई। पहले ये पावर केंद्र सरकार के पास थी कि केंद्र सरकार ही इसका गठन कर सकती थी और केंद्र सरकार ही ये निर्धारित करती थी। अब ये पावर किसके पास आ गई है, डीएम के पास। तो हमें ये याद रखना है, विदेशी अधिकरण में इतना ही चेंज है। विदेशी अधिकरण क्या होते हैं अगर हम कहें तो, जिसमें विदेशियों को रखा जाए जो हमारे देश के नागरिक नहीं, उनके लिए ट्रिब्यूनल गठित किए जाए। तो हमने बताया कि पॉलिटी में 9 टॉपिक्स हैं, उसमें पहले टॉपिक की इतनी न्यूज़ थी जो मैंने होलिस्टिक रूप में कवर करने की कोशिश की। कुछ मैंने इसमें स्टैटिक पार्ट को भी कवर कराया, टॉपिक वाइज ही हम आपको आगे भी बताते या देते रहेंगे। तो यहाँ समझना है, कम समय में हमारा प्रयास है कि इस पूरी बुकलेट को कवर किया जाए, ठीक है। और इसी तरीके से जो 8 बुकलेट विजन की आती है, हम 8 को कवर करेंगे। सेकंड बुकलेट का टारगेट हमारा रहेगा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो अब इसमें अगर कोई किसी को सजेशन देना हो, सुझाव देना हो तो आप दें। हमारा प्रयास है कि आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और स्टैटिक के यहाँ से कवर हो जाए, ठीक है। थैंक यू।